मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पलेरा से निकलकर अमेरिका के डेनवर तक का सफर तय करने वाले 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में नवाचार करने वाले आज हमारे साथ हैं युवा मिसाइल मैन और अंतरिक्ष शोधकर्ता प्रखर विश्वकर्मा, जिन्हें दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित ग्लोबल फिजिक्स समिट 2026 में विशेष आमंत्रण भेजा गया है। एक छोटे शहर का युवा आज वैश्विक विज्ञान मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे की पूरी कहानी खुद प्रखर विश्वकर्मा से। और सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा परिचय चाहूँगा प्रखर। जी सर, मेरा नाम प्रखर विश्वकर्मा है और वर्तमान में बीटेक बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चल रही है, मैकेनिकल ब्रांच से। और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस की प्रक्रिया भी चल रही है। मिसाइल और सैटेलाइट प्रोजेक्ट, रॉकेट प्रोजेक्ट। इसके साथ स्पेस ट्यूटर भी हूँ, तो बच्चों को इनोवेशन की ओर लाना और स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करना आदि सब ये जो कार्य है वो सब चल रहे हैं। अच्छा प्रखर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब ग्लोबल फिजिक्स समिट 2026 का जब आपको निमंत्रण मिला, तो उस पल कैसी क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? जी, जब वो पहली बार मुझे लेटर प्राप्त हुआ, तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। अलग कंट्री की हो या कहीं की भी, लेकिन जो मेरी फील्ड है उससे संबंधित है, तो थोड़ी अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी पाके कि हम एक अपने देश को वहाँ नेतृत्व करेंगे और उसके साथ-साथ जो इनोवेशन की फील्ड है, उसको वहाँ प्रदर्शित करेंगे, अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको साझा करेंगे। तो इससे हमारी जो एक एजुकेशनल फील्ड है उसमें भी ग्रोथ होगी और उससे एक नई एनर्जी भी मिलेगी आगे बढ़ने की। अच्छा, ये अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी जैसे बड़े मंच में अब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, क्या कुछ कितना मायने रखता है ये आपको? हमारे जो आगे बढ़ने की गति है, उसको और आगे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये हमारी जो मुझे वहाँ से बुलाया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक बड़े मंच पे जाके अपने देश का एक अलग फील्ड में स्पेस की हो या फिजिक्स के क्षेत्र में वहाँ नेतृत्व करें और हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग फील्ड में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मुझे भी एक ये जो नई चीज़ मिली है करने के लिए, तो मैं भी इसको अच्छे से वहाँ पे निभाऊँगा कि हम अपने देश का एक अलग से वहाँ पे परिचय खड़ा कर सकें। अच्छा, इस समिट में आप शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ आपने विषय अपना चुना हुआ है? क्या विचार, क्या रिसर्च वहाँ पे आप सबमिट करने वाले हैं? जी, मैं वहाँ पे जाके स्पेस की क्षेत्र में जैसे मेरा कार्य है, उसी से संबंधित मैं वहाँ पे प्रस्तुत करूँगा और साथ में जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मिसाइल का प्रोजेक्ट हो, सैटेलाइट का प्रोजेक्ट हो, जो जी। एक अमेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है, उनको वहाँ जाके मैं प्रेज़ेंट करूँगा, प्रेज़ेंटेशन दूँगा वहाँ पे कि जो वहाँ के नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो मेरा प्रोजेक्ट देख के कुछ जो भी उनके दिमाग में थिंकिंग हो, उसको साझा कर सकेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। जो मेरी फील्ड है स्पेस एस्ट्रोनॉमी, उससे ही संबंधित वहाँ पे मैं प्रेज़ेंटेशन को वहाँ पे दर्शाऊँगा। अच्छा, आपका जो ये प्रोजेक्ट है रैम, रियूजेबल न्यूक्लियर मिसाइल, राइट? तो कितना गेम चेंजर ये साबित होगा? क्या कुछ लगता है आपको इसके बारे में? जी, ये सबसे डिफरेंटली ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने मिसाइल का नाम सुना है, तो मिसाइल का काम ही होता है कि एक बार में एक अटैक करके ध्वस्त हो जाना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, वो रियूजेबल या रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है। यानी कि हम जो प्रोडक्ट है उसको बचा के उसको फिर से रिलॉन्च कर सकें। तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मिसाइल जो सिस्टम है उसको जेट, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो जेट और मिसाइल से कॉम्बिनेशन वर्ज़न है। यानी हमको अटैक करना है, उसके बाद जो बूस्टर पार्ट है वो हमको वापस लाना है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो जेट रहेगा वो पेलोड अटेंगेज करके पेलोड गिराएगा, यानी जो हमारा हाँ, जो पदार्थ रहता है जिसको वॉरहेड जो रहता है पेलोड में, जिसको हमला करने के लिए यूज़ होता है, उसको वहाँ पर हम गिराएँगे और उसके बाद जो बूस्टर पार्ट रहता है उसको इंजन की सहायता से हम लोग वापस ले आएँगे जेट टेक्नोलॉजी के द्वारा।
तो जो बूस्टर पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम बूस्टर हम्म, में फिर से इंजन और पेलोड फिक्स करके उसको फिर से रीलॉन्च कर सकेंगे। तो एक बार में हम ऐसे कई बार हमले भी कर सकेंगे और उसको बार-बार लॉन्च करके मतलब लगातार कई हमले एक बार में हम कर सकेंगे। इससे हमारा हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी बचेगा और फ्यूल का कॉस्ट भी सेव होगा। अच्छा, ये जो तकनीक आपने सोची है, तो मिशन के बाद मिसाइल पर वापस जो बेस पर सुरक्षित लौटना, ये कितना जटिल हो सकता है? जी, ये मतलब प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और बहुत ही जटिल हुँ, प्रक्रिया है क्योंकि मिसाइल को हुँ, वापस लाना एक नॉर्मली बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि हमको हुँ, मिसाइल के साथ-साथ उसमें जो मतलब 1 बूस्टर नहीं बल्कि 5-6 बूस्टर या 4-5 बूस्टर उसमें जो फिट हुँ, होंगे जेट में, वो वापस ले आएगा और पेलोड वहीं पे छोड़ आएगा। तो हमला भी हुँ। हो जाएगा, इसके बाद पेलोड वो बूस्टर वापस आके उसको फिर से रिलॉन्च करके बार में हमला भी कर सकेंगे। ये जो भारत की डिफेंस जो स्ट्रैटेजी है और आपने तकनीक बनाई है, क्या कुछ लगता है आपको, कितना कुछ भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को ये बदल सकती है? जी, ऐसा है कि जैसे अभी वर्तमान में हम लोग जितने भी चाहे वो अ, एस-400 हो या पिनाका हो या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल हो, हुँ, तो इसमें हम हुँ, अभी आपने देखा होगा कि हम एक टारगेट को अटैक करने के लिए एक ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो हुँ, टारगेट फेल भी हो गया तो वो लौट के आने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार सही। में अगर वो एक बार ध्वस्त हो गई है, तो फिर वो मिसाइल हुँ, लौट के नहीं आती है। इसीलिए मैं हुँ, इस सिस्टम को ऐसे करना चाहता हूँ कि अगर वो टारगेट ध्वस्त नहीं भी हुआ है, तो कम से कम हमारा हुँ, बूस्टर का जो कॉस्ट है वो सेव होके वापस आ जाए। उसमें हम फिर से रिलॉन्च करके उसमें पेलोड फिक्स और इंजन फिक्स करके रिलॉन्च कर सकें। जिससे कि हुँ, डिफेंस में इसमें डिफेंस बजट भी सेव होगा। क्योंकि हुँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बचेगा, फ्यूल कॉस्ट भी बचेगा और बस ओनली हमको कॉस्ट लगेगा इंजन का, बार-बार लॉन्च करने के हुँ, लिए। बाकी हुँ। इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बच रहा है तो ये हमारा एक मिसाइल का 60 और 65% होता है। तो इससे हमारे हुँ। डिफेंस बजट में भी काफ़ी सुधार होने के आसार होंगे सकते। अच्छा, प्रखर, आपसे जानना चाहूँगा कि 30 देशों के लिए रॉकेट और ड्रोन डिज़ाइन करना, ये कितना ये कठिन है? कैसे करेंगे आप? जी, 30 देशों से मतलब अब लगभग अब तो 30-35 देशों से कॉन्टैक्ट हो चुका है। तो पहले हुँ, शुरुआत हुई थी ये मेरी इज़राइल से हुँ, कॉन्टैक्ट होने के बाद जब उन्होंने मेरे मतलब उनके लिए मैंने एक डिज़ाइन किया था, रॉकेट हुँ, डिज़ाइन किया था। इसके हुँ, बाद उन्होंने भी अन्य देशों से मेरा संपर्क कराया। तो इसके बाद हुँ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएस बाकी देशों के लिए मैंने डिज़ाइन किए रॉकेट, सैटेलाइट, हुँ, ड्रोन्स वगैरह। हुँ, तो इसके बाद अब तक मैं कुल 32 देशों के लिए बना चुका हूँ। मतलब यही हुँ, सब रॉकेट डिज़ाइन हुआ और ड्रोन्स हुए, मिसाइल हुआ, टेलीस्कोप्स के भी डिज़ाइन मैंने दिए हैं 2-3 देशों के लिए। तो यही सब मतलब यहाँ से जब कॉन्टैक्ट शुरू हुआ तो वो जो मेरा इनोवेशंस हुए वो भी अन्य जगह फैले, मैगज़ीन्स में भी गए। तो इसके बाद उन देशों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, कई बार मैंने भी कॉन्टैक्ट किया। तो ये जो हुँ। कनेक्टिविटी है ये बढ़ती गई और मतलब उन देशों से संपर्क होने के बाद उनके लिए आज मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। अ, मैं जानना चाहूँगा कि अपने देश के लिए काम करने के साथ-साथ और अन्य देशों के लिए काम करना कितना सही है, कितना बेहतर है आपके लिए? ये तो जैसे अपन मान सकते हैं कि जो इनोवेशंस की जब प्रक्रिया आती है, इनोवेशन साइट हुँ, आती है, तो लगभग हुँ, अपने देश के लिए ही नवाचार करना बहुत ही सुखद है और अच्छा है। क्योंकि हुँ, जो टेक्नोलॉजी हम अपने देश में बना सकते हैं, तो हम दूसरे देश को क्यों दें? लेकिन मेरा हुँ, काम है ओनली डिज़ाइन करना, तो डिज़ाइनिंग हुँ, मतलब उतना ज़्यादा मायने उसके लिए रखता है। पर जब हुँ, दूसरे देशों के लिए हम अपना जो ये है मेरा मतलब एक वर्किंग प्रपोज़ल जब हम हुँ, बना सकते हैं तो दूसरे देशों को हम सिर्फ़ डिज़ाइन ही दे रहे हैं, ना कि उनको पूरा इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं। तो हुँ, डिज़ाइनिंग उनकी क्योंकि वो जो इनोवेशन आइडिया रहता है वो उन्हीं का रहता है, बाकी उसी अच्छा, हिसाब से हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हुँ, मतलब जो उस साइड में जैसे हुआ देशद्रोही वाली बात तो ये उस साइड में हुँ, नहीं आती है, क्योंकि मैं हुँ, सिर्फ़ उनको डिज़ाइनिंग के तौर पे उनके द्वारा दी गई हुई इनोवेटिव आइडिया को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ना कि खुद से एक हुँ। नई डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, प्रखर, जर्मनी के स्पेस एक्सपो के बाद अमेरिका, है ना? तो क्या ये भारत के युवाओं को बदलती छवि को दिखाता है? क्या लगता है? जी, ऐसा है कि जैसे अभी हम हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई फ़ील्ड हुँ, में हमारे जैसे सीईओ और मैनेजर और डायरेक्टर्स कई कंपनियों में फ़ॉरेन में भी हैं। तो उसी हुँ, हिसाब से हमारी जो यंग माइंड है, हमारा जो कंट्री का यंग माइंड है वो अब एक्टिव हो रहा है और जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस करंट में चल रहा है, उस हिसाब से भी हमारा जो युवा है, वो काफ़ी इसमें रुचि दिखा रहा है। तो अन्य देशों से भी उनको कई सारी चीज़ों की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और सारे हाँ, छात्रों को।
तो उस हिसाब से हमारी जो देश की जो मतलब यंगेस्ट माइंड की जो क्यूरोसिटी है वो भी जाग रही है। तो इस हिसाब से ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, और हम इससे नई चीज़ सीखें और नई चीज़ नवाचार में प्रयोग करें तो और भी अच्छी बात होगी। प्रखर एक इनोवेटर होने के साथ-साथ आप 600-700 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कैसे एक पूरी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं? जी, इससे मतलब ऐसा है कि जैसे मेरा काम है इनोवेशन का और हुँ, जो रिसर्च वगैरह, तो उस हिसाब हुँ, से हम जो आइडिया क्रिएट करते हैं, जो भी इनोवेशन हमारे दिमाग में आता है, तो हुँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो अन्य बच्चे भी समझें, अन्य लोग भी समझें जो इसके मतलब क्यूरियोसिटी रखते हैं स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, एरोस्पेस, डिफेंस में। तो हुँ, जैसे जो भी चीज़ मैं गेन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो और कोई भी गेन करे और उससे हुँ, सीखे कुछ और वो अपने नवाचार में भी उसका प्रयोग कर सके, और हुँ, जो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, उसको भी जगाने का प्रयास करे, और वो अपनी क्यूरियोसिटी से कुछ इनोवेशन कर रहा है, तो ये अच्छी बात होगी हुँ, हमारी कंट्री के लिए भी, हमारी युवा हुँ, पीढ़ी के लिए। तो मैं भी वही कहता हूँ कि जो स्पेस एजुकेशन मेरा काम है प्रमोट करना, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो इसरो ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है स्पेस ट्यूटर की, तो इसरो की इस अपॉर्चुनिटी से मैं और भी बच्चों को प्रमोट कर सकूँ और भी बच्चों को इस क्षेत्र में रुचिकर बना सकूँ। अच्छा, आज के यूथ की बात करते हैं प्रखर और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई युवा अंतरिक्ष या रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो जी कैसे सर। शुरुआत कर सकता है? कैसे तैयारी कर सकता है? मतलब जो ऐसा है कि हमको शुरू से ही जैसे जिस फ़ील्ड का जो स्टूडेंट हाँ, जिस फ़ील्ड का, तो उस हिसाब से उसको अपनी जो आगे की लाइन है, आगे की रफ़्तार है, उसको पकड़ना पड़ेगा, और चाहे वो हुँ, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो साइंस स्ट्रीम का है, टेक्नोलॉजी का भी है, तो उस हिसाब से उसको अपनी जो फ़ील्ड है, उसको निश्चित करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो उसकी बेसिक्स चीज़ें हैं, जो उसकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और हुँ, बाकी दूसरे लोगों के भी रिसर्च पेपर वगैरह हैं, उनको अध्ययन करके भी वो कई चीज़ें सीख सकता है, और सीखने से क्या है कि हमको और भी ज़्यादा उसमें रुचि बढ़ती है। इस हिसाब से हमारा जो माइंड है, वो अच्छे से वर्क करता है, और अच्छी नई चीज़ें सीखने से और भी ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया हमारे माइंड में आते हैं। तो इस हिसाब से हमें अपनी जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालना चाहिए, और जो हमारा माइंड है, उसको भी एक्टिव करके आगे अपने एजुकेशनल फ़ील्ड को बढ़ाना चाहिए। अच्छा मानिए मानिए कोई 10वीं क्लास का छात्र है और वो अ, रक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, इसरो में काम करना चाहता है, उसको कैसे कैसे सजेशन देंगे आप? पहली बात तो उसके लिए अपन को टेक्नोलॉजी फील्ड में होना इम्पोर्टेंट ही है, और हुँ, साइंस फील्ड भी कंपलसरी है, बस लेकिन हुँ, टेक्नोलॉजी में होना इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद हुँ, हम अपनी इंजीनियरिंग या कोई भी बैचलर करके हम लोग हुँ, आसानी से उस फील्ड में अच्छा अपन ग्रोथ कर सकें, अच्छा ग्रुप बना सकें, कि हम उस क्षेत्र को अच्छे से समझ सकें, और उस क्षेत्र को हुँ, समझने के बाद हमको जैसे जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हुई, एग्ज़िबिशन्स वगैरह हुए, हम उससे भी सीख सकते हैं। सेमिनार्स हुए, हुँ, वर्कशॉप हुए, इंटर्नशिप हुई, हम इनसे भी अपना मतलब सीख के आगे बढ़ सकते हैं। बाद में जो उनकी प्रक्रिया है डिफेंस क्षेत्र में हुँ, जाने की, एग्ज़ाम्स हुँ, होते हैं उनके, तो हम जब अगर अपनी इस फ़ील्ड में जैसे जो हमारी बैचलर हुई, अगर हम इसको सही हुँ, से पढ़ते हैं, मास्टर्स को सही से पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो गुरुत्व होता है वो एक मजबूत हो जाता है। तो इसके बाद हम अपने उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके उसमें जा सकते हैं। ये तो लाइन बाय लाइन एक प्रक्रिया होती है कि हम उसमें हुँ, जाने के लिए एक एग्ज़ाम का कम मतलब निकालना उनके लिए कंपल्सरी ही है। तो जैसे हुँ, गेट हुआ, डायरेक्ट गेट हुँ, गेट निकालने से आपको अच्छा एक इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट हुँ, डीआरडीओ, इसरो में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रोजेक्ट्स और एक कई ऐसी एक्टिविटी होती हैं कि उनके थ्रू भी हमें उन जाने का मौका मिलता है वहाँ पे। तो इस हिसाब हुँ। से छोटा-सा छात्र भी, वो हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी हो, बैचलर हो, तो ये छात्र भी अपनी जो प्रतिभा है वहाँ पे दिखा सकता है। अच्छा फलेरा से निकल के और इतने बड़े ग्लोबल मंच तक पहुँचना, ये सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या रही आपको मतलब आपके साथ? चुनौती ऐसी रही है कि जैसे हमारा जो स्कूल है, वहाँ पे इस हुँ, फ़ील्ड में तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं वहाँ पे, स्पेस, हुँ, एस्ट्रोनॉमी ये एरोस्पेस वाला। हुँ, तो खुद हुँ, से ही मतलब सीखा बुक्स वगैरह से और मोबाइल से, जैसे किसी का वेबिनार देख के, सेमिनार्स में जुड़ के और ग्रुप्स में जुड़ के, तो नासा और इसरो से फिर कनेक्शन हुआ। हुँ, और हुँ, इसके बाद जैसे हम लोग और भी आगे बढ़ते गए, कई 1-2 स्टूडेंट फिर मिले, और हुँ, इसके बाद जब वो स्टूडेंट से हमारी मतलब बातचीत हुई, तो उनसे और कनेक्शन हुआ। इसके बाद हुँ, हम मतलब उस स्कूल से जब निकले, तो फिर मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर में मैंने कई प्राइवेट कंपनीज़ से कॉन्टैक्ट किया, उनसे मतलब उनसे भी कुछ सीखा वहाँ पे जाके।
ट्रेनिंग टाइप से लेके, और उसके बाद इसरो की लॉन्चिंग में शामिल हुआ, वहाँ साइंटिस्टों से सीखा कुछ, और उसके बाद कई सारी चीज़ें फिर एग्जीबिशंस वगैरह में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आदि जगह जाके एग्जीबिशंस में कई डिफेंस स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ये सब मिले, उनसे और कनेक्टिविटी हुई। तो मतलब जो भी सीखा है बाहर ही से सीखा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो इस फील्ड की कोई एजुकेशनल सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिसर्च के दौरान या इनोवेशन के दौरान आपको डर लगा हो, या कभी आपके मन में ऐसी शंका हुई हो कि अगर मैं नहीं कर पाया या हार गया तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब ऐसा आते हैं मन में विचार तो आ ही जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब छोड़ देना कभी मन में आया नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जो माइंड में हमारे आती है तो उस वो पूरी होने के लिए ही आती है। बस उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग हो सकती है, उसका जो टाइपिकल चीज़ होती है वो अलग हो सकती है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। बाकी एक ऐसा मतलब मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ जब हमारे माइंड में आती है, या कोई क्वेश्चन हुआ, डाउट हुआ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉल्विंग ना हो पा रही हो, तो उसका सॉल्व होना जायज़ ही है, क्योंकि उसकी प्रक्रियाएँ अलग हो सकती हैं, उस प्रक्रिया को खोजना हमारा कर्तव्य है, तभी हम उसको एक तरीके से पूरा कर सकते हैं। और मतलब ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि हम लोग पॉसिबल हैं, आई एम पॉसिबल, तो उसी हिसाब से कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। तो उसी हिसाब से मैंने फिर ये अपना जो मतलब ऐसा कभी माइंड में आया नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। अच्छा, प्रखर का सक्सेस मंत्र क्या है, और जब जब भी कभी आप डिमोटिवेट होते हैं तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्र यही है, दृढ़ निश्चय करना, हुँ, कि किसी भी अगर चीज़ को एक बार निश्चय कर लिया तो उसको करना ही है। और साथ में ये है कि अगर कोई काम हो रहा है, थोड़ी उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें मतलब ऐसा है कि उसकी गलतियों को ढूँढना, उस गलतियों को फिर से सुधार करना, उसमें फिर से मॉडिफ़ाई करना, कि आखिर मतलब उसमें जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, हुँ, उस डिस्टर्बेंस को ठीक करना, इसके बाद उसको फिर से आगे बढ़ाना, और एक ना एक दिन वो आगे बढ़ के सक्सेस हो ही जाता है। अच्छा प्रखर, एक प्रश्न है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक, उद्यमी या फिर राष्ट्रीय मिशन लीडर? जी, मेरा अंतिम लक्ष्य है देश की सेवा करना, और किसी न किसी हुँ, रूप में देश की सेवा करना मतलब मेरा कर्तव्य है। और मेरा ये मतलब मन में विचार भी है कि चाहे वो किसी फ़ील्ड से हूँ, लेकिन अगर मेरा जो प्रोजेक्ट हुआ, या मेरा कोई मिशन हुआ, या मेरा कोई इनोवेशन हुआ, वो देश की सेवा में मतलब एक योगदान दे सके, और एक नया नवाचार देश की प्रगति में योगदान दे सके, देश की सुरक्षा में योगदान दे सके, देश की समृद्धि में योगदान दे सके। यही मेरा मतलब मेन जो विचार है, मोटिव है, यही है। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, हमारे देश के जो युवा हैं, क्या कुछ अपनी तरफ से आप मैसेज देना चाहेंगे? मतलब देश के युवाओं जैसे को यही मैसेज है कि जो देश मतलब जो देश का युवा है, अभी हमारी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में मतलब बहुत सारे समय बाकी है, और कई युवा पीढ़ी एक्टिव हो भी चुकी है। तो हमको अपने-अपने क्षेत्र को समझना पड़ेगा, और अपनी-अपनी फ़ील्ड को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनका काम होता है एक मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी होने के बाद बैचलर करना, फिर बैचलर के बाद मास्टर भी कर लिया, लेकिन उनका जो अभी विज़न होता है वो एक क्लियरेंस में नहीं होता है कि हमको करना क्या है। हुँ, मेरा मानना यही है कि हमको जब हायर सेकेंडरी पूरी हो जाने के बाद हमको एक विज़न चुनना पड़ेगा, और उस विज़न के आधार पे हम अपनी एजुकेशनल जो माइंडसेट है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मतलब उस हिसाब से हम उसको अपनी एजुकेशनल माइंडसेट को बढ़ा के हम अपनी प्रगति में मतलब और ज़्यादा योगदान दे सकेंगे, अपनी एजुकेशनल प्रगति में भी और देश की प्रगति में भी। क्योंकि हमारा जब विचार एक होगा, तो हम उस एक विचार को करने में काफ़ी समय दे सकते हैं। अगर हमारे विचार ही नहीं होगा, तो हम उसको समय में नहीं दे सकते। तो इसलिए एक विचार चुन के और उस विचार को आगे बढ़ा के एक विज़न लेके आगे बढ़ें, तो शायद हमारे देश का भी इसमें ग्रोथ होगी, और हमारी इनोवेशन जो देश की इनोवेशन प्रक्रिया है, उसमें भी ग्रोथ होगी। प्रखर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला, और सभी को मैं बताना चाहूँगा कि प्रखर जो है वो एमपी के युवा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जो उड़ान है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँच चुकी है। छोटे से शहर से निकल के ये वैश्विक विज्ञान सम्मेलन का ये सफ़र तय करने वाले हैं। तो प्रखर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे युवा मिसाइल मैन प्रखर विश्वकर्मा, जिनकी उड़ान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है।
एक छोटे शहर से निकलकर वैश्विक विज्ञान सम्मेलन तक का सफर हमें यह सिखाता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर युवा ठान ले तो पलेरा से डेनवर तक की दूरी भी कम पड़ जाती है। देखते रहिए विंद फर्स्ट।